हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। फटाफट जुड़ जाइए आप सभी लोग, जितना जल्दी हो सके। मचाने वाले हैं एकदम हम लोग धमाल, क्योंकि आज शुरुआत होगा बिना सहयोग वाला आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन। उन चीजों को मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, ताकि जो लोग नहीं सुन पाए थे बेहतर तरीका से, वो लोग सुन ले। थोड़ा एक बार दोबारा मैं उनको मौका दे रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपको याद होगा कि अंग्रेज सब रॉलेट एक्ट कानून ला दिया था। अगर आपको याद होगा तो अंग्रेज सब क्या कर दिया था सर, रॉलेट एक्ट कानून ला दिया था। तो रॉलेट एक्ट कानून कैसा कानून था? तो सर एक काला कानून था, जो कि महात्मा गांधी बोले थे, क्योंकि वह एक ऐसा कानून था जिसमें नहीं तो अपील किया जा सकता है, ना तो कोई दलील किया जा सकता है ना, मतलब शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, है ना, रॉलेट एक्ट कानून के अनुसार। ठीक है मेरे भाई। अब उसमें होता क्या था कि, और ये क्यों आया था? तो क्रांतिकारियों को रोकने के लिए नियम था ये रॉलेट एक्ट। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब ये नियम आया तो भाई बहुत लोग परेशान हो गए, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। ऐसे में एक व्यक्ति थे, पंजाब से दो व्यक्ति थे, जिनका नाम था सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन फिचलू। ये लोग क्या कर रहे थे दोस्त, इस आंदोलन के प्रति, जो रॉलेट एक्ट कानून आया था उसके प्रति आंदोलन कर रहे थे। तो अंग्रेजवा सब क्या करता है, उन लोगों को गिरफ्तार कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। तो अब वहां की जनता भड़क जाती है, कहाँ की? पंजाब की, क्योंकि ये दोनों बड़े नेता होते हैं, है ना, बड़े नेता होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ दिन बाद बैसाखी मेला लगता है पंजाब में, बैसाखी मेला लगता है पंजाब में मेरे भाई। तो उस दिन होता क्या है, उस दिन होता ये है कि बहुत सारे लोग आंदोलन करने के लिए आते हैं उस जगह पे। अमृतसर एक जगह है, मतलब वहां के लोग भी और भी लोग बहुत सारे नाराज हो जाते हैं। तो मेला लगता है, बैसाखी मेला। तो अमृतसर में एक जगह है, अमृत है ना, जहां पर जलियांवाला बाग है। वहां पर बैसाखी मेला के दिन क्या हुआ कि बहुत सारी भीड़ जमात हो गई एक जगह पे। जब बहुत सारी भीड़ जमात हो गई, अब पता चला कि अंग्रेज अधिकारी को पता चला कि ये भीड़ जमात हो रही है रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो अंग्रेजी जो अधिकारी था, जिसका नाम था जनरल आर डायर, उसको पता चलता है। तो वो क्या करता है, गोली चलाने का आदेश दे देता है। जैसे ही गोली चलाने का आदेश देता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और 10 मिनट में तकरीबन 1600 राउंड गोलियां चला देता है। और वो दिन, मतलब वो घटना जो घटा था, उसका तारीख था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और चूंकि ये जलियांवाला बाग में घटा था, इसलिए हम इसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहते हैं। उस दिन बड़ा ही भारत के लिए बड़ी दुख की खबर था। बाद में जब वो घटना घटी, उसके बाद लोगों ने पूरी तरह से आंदोलन किया कि इसका जांच किया जाए और सजा दिया जाए। तो ऐसे में जांच कमेटी बैठाने के लिए अंग्रेज ने डरे, है ना, एक मतलब फॉर्मेलिटी निभाने के लिए हंटर आयोग नामक कानून बनाया, जिससे जलियांवाला बाग का हत्याकांड का जांच शुरू किया गया। लेकिन वो लोग तो घोंचुआ सब साथ देगा अपने अपना ही। तो एक क्या होता है कि जनरल आर डायर भाग जाता है वापिस इंग्लैंड। अब वहां पर एक व्यक्ति रहते हैं, एक लड़का रहता है, बहुत ही छोटा सा पंजाब का बच्चा, नाम रहता है उद्यम सिंह। वो क्या करते हैं, वो उस समय इंग्लैंड में ही रह रहे होते हैं, और उस समय देख रहे होते हैं कि यहाँ पर जनरल आर डायर अपराध किया है, और वहां अंग्रेज लोग उसको सम्मानित कर रहे हैं। तो उद्यम सिंह के मन में बड़ा ही आता है कि भाई हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हम लोग के बहुत सारा लोगों को मारा है सब, है ना, तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। तो वो क्या करते हैं, है ना, 1940 ईस्वी में, है ना, लगभग 20 से कई साल बाद 1940 ईस्वी में लंदन जाकर गोली मार देते हैं। किसको? जनरल आर डायर को गोली मार देते हैं, जिसमें उनकी हत्या हो जाती है। और इनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फांसी की सजा दे दिया जाता है उद्यम सिंह को। अब इससे भाई भारत के जो महान महान व्यक्ति थे वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर और साथ ही साथ गांधी जी को जो मिला था उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट का उपाधि मिला था, और गांधी जी को कौन सा उपाधि मिला था? केसर हिंद का, जो साथ दिए थे अंग्रेजों सबका, इसलिए मिला था। तो उस उपाधि को इन लोगों ने त्याग दिया। और फिर यहीं तक मैंने पढ़ाया था लेक्चर। आज का क्लास शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्त।
ओ मेरे भाई मान जा, पिक्चर का बात करना है, ध्यान से सुनिएगा, दिल से। देखिए दोस्त, होता क्या है कि याद करिए कि जब भारत साथ देता है, कहाँ पे, आंसर है प्रथम विश्व युद्ध में, किसको, अंग्रेजों को साथ देता है, और बहुत सारे अंग्रेज की तरह भी शक्तिशाली देश थे। तो फाइनली प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का जीत हो जाता है, यानी इंग्लैंड जीत जाता है, और जो तुर्की एक देश था वो हार जाता है मेरे भाई। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड सब जीत जाता है लोग, और जो तुर्की था उसका हार हो जाता है। तुर्की का क्या हो जाता है दोस्त, हार हो जाता है। जब तुर्की का हार होता है तो वहां पे अंग्रेज सब दबदबा जमा लेता है अपना, और मुसलमान धर्म का एक बहुत ही बड़ा पद होता है खलीफा, बहुत ही बड़ा पद होता है खलीफा, उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। जैसे ही तुर्की हारा, वहां पर तब तुर्की में मुसलमान लोग बहुत ही अधिक मात्रा में थे, अधिक जनसंख्या था उनका। तो जैसे ही अपना दबदबा बनाया लोग, वहां पर जाने के बाद जो मुसलमान का एक बहुत ही ऊंचा धर्म होता है, मतलब एक ऊंचा पद होता है, धार्मिक पद है ना, वो उसका नाम था खलीफा, उसको कर दिया समाप्त। उसको क्या कर दिया लोग, समाप्त कर दिया, कौन, अंग्रेज सब। अब जैसे ही समाप्त किया ना, अब भाई बड़ा प्रॉब्लम हो गया। भारत के जितने भी मुसलमान थे, खलीफा पद नष्ट होने के कारण गुस्सा हो गए। जितना भी भारतीय मुसलमान थे वो सबके सब क्या हो गए, गुस्सा हो गए। हाँ दोस्त, मैथ होगा। बहुत लोग गुस्सा हो गए भारत के मुसलमान, और भारत के मुसलमान बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए। ऐसे में क्या होता है कि भारतीय मुसलमान क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, आंदोलन करते हैं। और कौन सा आंदोलन करते हैं, खिलाफत आंदोलन करते हैं। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों नाम रखा गया, कि खलीफा पद के विरुद्ध लड़ा गया रहा, मतलब लड़ा जा रहा था, खलीफा पद को वापस लाने के लिए लड़ रहा था लोग, आंदोलन किया था, इसीलिए इसीलिए उस आंदोलन का नाम रख दिया गया था खिलाफत आंदोलन। तो याद रखना, खिलाफत आंदोलन क्या है, तो आंसर है खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जब खलीफा पद समाप्त कर दिया गया था, तो उसके प्रति, उसके विरोध में उठाया गया था। कब, 1919 ईस्वी में। अब इसकी शुरुआत तो कोई किया होगा ना, तो शुरुआत किए थे अली बंधु। शुरुआत किसने किया था दोस्त, अली बंधु लोग ने किया था। अली बंधु क्यों किया था, मतलब सॉरी, अली बंधु मतलब दो लोग मिलकर किए थे। एक का नाम था शौकत अली और एक का नाम था मोहम्मद अली। तो दो लोग मिलकर असहयोग खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किए थे, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किए थे 1919 ईस्वी में। अब हुआ क्या कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसका नेता तो कोई होना चाहिए था ना। शुरुआत तो भले अली बंधु लोग कर दिए, शौकत अली और मोहम्मद अली, लेकिन लड़ने के लिए एक बढ़िया नेता होना चाहिए। तो ये लोग क्या करता है, नेता बना देता है लोग, किसको, महात्मा गांधी को, क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहे थे। और महात्मा गांधी इसका नेता भी बन गए, किस आंदोलन के, खिलाफत आंदोलन के। तो याद रखना, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1919 ईस्वी में। इसके नेता कौन थे सर, महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी इसके नेता बन गए। जब मेरे भाई महात्मा गांधी इसके नेता बने ना, अब देखिए नेता बनने के पीछे महात्मा गांधी का वजह था। याद करिए, अंग्रेज लोग ना बंगाल विभाजन कर दिया था, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई लगा दिया था। तो महात्मा गांधी इनका नेता इसलिए बन गए ताकि हिंदू और मुसलमान में क्या आ जाए, वापिस से एकता आ जाए, वापिस से क्या आ जाए, एकता आ जाए। इसीलिए महात्मा गांधी है ना खिलाफत आंदोलन का नेता बन गए, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली का साथ देने लगे। और फिर ये आंदोलन जोर शोर से चलने लगा, जोर शोर से चलने लगा। और ये आंदोलन जब चल रहा था ना भाई, बहुत ही खतरनाक लेवल पर चल रहा था, बहुत ही खतरनाक लेवल पर चल रहा था। अब ये आंदोलन के पर्पस क्या था, खलीफा पद को वापस लाना, खलीफा पद को वापस लाना। अब ऐसे में क्या होता है मेरे भाई, ऐसे में क्या होता है कि एक तुर्की का सुल्तान रहता है। पहले ये बताओ, अभी तक जहां तक मैंने बताया क्लियर है क्या, पहले ये बता दो, मैंने जो बताया क्लियर है, तो यस सर क्लियर है। तो यहाँ पर गांधी जी साथ देने लगे अथी का, आंसर है भारतीय मुसलमानों का, ठीक है। अब आपको याद होगा तुर्की का सुल्तान जिसका नाम रहता है मोहम्मद कमल पाशा, मोहम्मद कमल पाशा, तुर्की का ये सुल्तान होता है। जब तुर्की हारा था प्रथम विश्व युद्ध में, तो अंग्रेज खलीफा पद को समाप्त कर दिए थे, उसके लिए आंदोलन किया गया था, खिलाफत आंदोलन, जिसकी शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, ठीक है।
लेकिन वहां जो तुर्की में जो था ना, वहां पर एक क्या था, तो आंसर सर सुल्तान था तुर्की का, जिसका नाम था मोहम्मद कमल पाशा। ये स्वयं ही खलीफा पद को समाप्त कर दिया, बोला कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप बताइए कि जिस आंदोलन को करना है, उस आंदोलन का कोई राजा ही बोल दे कि हम ये सब नहीं जानते, हमारा ये सब कोई पद उद नहीं है ना, तो वो आंदोलन शुरू होगा? नहीं शुरू होगा, नहीं शुरू होगा। तो बाद में चल के क्या होता है, 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है, खुद समाप्त हो जाता है। तो याद रखना, खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हो गया था? 1924 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि जो तुर्की का सुल्तान था ना, मोहम्मद कमल पाशा, वो बोल दिया कि हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, खलीफा पद समाप्त हुआ तो हुआ, हम इसके विरुद्ध नहीं लड़ेंगे। इसीलिए 1924 ईस्वी में ऑटोमेटिक ये समाप्त हो गया, ऑटोमेटिक ये समाप्त हो गया। अब ऐसे में क्या हो गया, गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज सब धुरताई कर रहा है ना, अंग्रेज सब क्या कर रहा है, धुरताई कर रहा है। तो हम लोग एक आंदोलन शुरू करेंगे, हम लोग एक आंदोलन शुरू करेंगे, और उस आंदोलन का महात्मा गांधी नाम रख दिया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन नाम रख दिया महात्मा गांधी। ध्यान से सुनिएगा, बिहार बोर्ड में बहुत आता है। महात्मा गांधी उस आंदोलन का क्या नाम रख दिया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है बिना सहयोग का आंदोलन। ठीक है, आपको याद होगा महात्मा गांधी ने ही हेल्प किए थे, तो ही अंग्रेजों के पास बहुत सारा सैनिक पहुंचा था, युवा लोग भाग लिए थे युद्ध में, जिस वजह से कहीं ना तो कहीं अंग्रेज जीत गया था। और इसीलिए महारानी विक्टोरिया महात्मा गांधी को केसर हिंद का उपाधि भी देती है। तो लेकिन होता क्या है कि महात्मा गांधी बात समझ गए थे कि भाई अंग्रेजवा सबको हम मतलब हेल्प कर रहे हैं, और वो है कि धोखा देते रहे। महात्मा गांधी आंदोलन शुरू करते हैं। कौन सा आंदोलन दोस्त? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कहां से होता है? पहले शुरुआत कौन करता है? गांधी जी करते हैं। कब कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं, है ना। गांधी जी करते हैं दिसंबर 1920 ईस्वी में। तो यहां से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। पहला, असहयोग आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने। कब किया था? दिसंबर 1920 ईस्वी में। दिसंबर 1920 ईस्वी में। ये जो आपको दिख रहा है ना असहयोग आंदोलन, ये मतलब जल्दबाजी में नहीं शुरू हुआ था, इसके पीछे ना बहुत बड़ा कारण था, या यूं बोले तो डायरेक्ट नहीं शुरू हो गया था। सबसे पहले क्या हुआ कि महात्मा गांधी अगस्त 1920 ईस्वी में गए थे कलकत्ता अधिवेशन में। आपको याद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। उसका ना हर साल अधिवेशन होता था। हर साल क्या होता था दोस्त? अधिवेशन होता था। हर साल क्या होता था दोस्त? अधिवेशन होता था हर साल, माने हर साल सम्मेलन होता था, हर साल बैठक होता था। तो एक बार और बैठक हो रहा था कब? 1920 ईस्वी में। कहां पर बैठक हो रहा था? तो याद रखना, कलकत्ता में। कलकत्ता में हो रहा था। किसका बैठक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब महात्मा गांधी वहां पर पहुंचे थे, और महात्मा गांधी वहां पर पहुंचे थे, और महात्मा गांधी प्रस्ताव रखे कि हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। कौन सा आंदोलन शुरू करेंगे? असहयोग आंदोलन। माने अंग्रेजों का सहायता नहीं करेंगे हम लोग, और अहिंसा पूर्वक, माने कि ऐसा नहीं कि बड़ियारी, मतलब हम लोग रूल रेगुलेशन से हम लोग अंग्रेज को सहायता नहीं करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि असहयोग आंदोलन शुरू करूं। लेकिन जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में अगस्त में, वहां पर महात्मा गांधी के बात को ठुकरा दिया गया। महात्मा गांधी के बात को नहीं माना गया। बोला गया कि नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं शुरू करना है। अब महात्मा गांधी बेचारे चले गए। लेकिन दोबारा बैठक होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब की बार बैठक कहाँ होता है? दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में होता है। और अंग्रेज उस बीच में बहुत सारा कांड कर देता है। अंग्रेज बहुत सारा क्या कर देता है? कांड कर देता है। तो वहां के लोगों ने, जब अब की बार दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में जो अधिवेशन हो रहा था, वहां पर क्या हुआ? तो आंसर है, वहां पर असहयोग आंदोलन का स्वीकृति दे दिया गया। यानी वहां पर बोल दिया गया गांधी जी को कि ठीक है, आप असहयोग आंदोलन का शुरुआत करिए, यानी बिना अंग्रेज को सहायता नहीं करने वाला आंदोलन आप शुरू करिए। तो महात्मा गांधी रेडी हो गए। लेकिन महात्मा गांधी बोले थे कि आपको ये अहिंसा पूर्वक करना है, यानी जो हम लोग सत्या करेंगे इसमें कोई बंदूक गोली नहीं चलाएगा, कोई लाठी चार्ज सब नहीं करेगा। ये हम लोग जो सत्याग्रह करेंगे अहिंसा पूर्वक करेंगे, माने शांति से सत्याग्रह करेंगे। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल हम लोगों को क्या करना है? तो आंसर है
नॉर्मल हड़ताल करना है, जब तक हमारे अधिकारों को नहीं दे देगा तब तक हम लोगों को हड़ताल करना है। तो लोग मान गए। अब बताइए, मैंने बोला कि आपको ना एक बार बंदूक चलाना है, मैंने बोला कि लड़ाई करने चलो आपसे, बोलोगे सर क्या करना है, तो मैं अगर बोलूं कि बंदूक चलाना है तो बहुत सारा लड़का कहेगा सर हम ना जाए। लेकिन अगर हम बोले कि चलो लड़ाई करना है, बोला कैसे सर, हड़ताल करके, तो बोलो आप जाओगे कि नहीं जाओगे, सीधी सी बात है सर जाओगे, क्यों, क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, अब जाओगे इजिली। तो वही बात हुआ कि असहयोग आंदोलन चूंकि अहिंसा पूर्वक लड़ा जा रहा था, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, बहुत जनता असहयोग आंदोलन में भाग ली, इसीलिए इसको जन आंदोलन भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जन आंदोलन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जन आंदोलन किसे कहते हैं, असहयोग आंदोलन को, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत जनसंख्या भाग लेती है, बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब भाग लेते हैं तो भाई भीड़ तो बहुत रहेगी, जी सर, भीड़ तो बहुत रहेगी। तो बहुत सारे लोग जो भाग लिए थे असहयोग आंदोलन में, वो नारा लगाते हुए बढ़ रहे थे, आगे की ओर बढ़ रहे थे, बढ़ते 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 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जगह पर पहुंचते हैं, है ना। और वहां पर एक चोरी चौरा एक जगह है, चोरा चौरी या चोरी चौरा जो भी बोल लीजिए, एक जगह है। वहां पे क्या होता है कि वहां के जो अधिकारी होते हैं, पुलिस कर्मी जो होता है, वो भीड़ में गोली चला देता है। याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में जैसे ही भीड़ पहुंचा था, जैसे ही जनता पहुंची असहयोग आंदोलन का नारा लगाते हुए गोरखपुर में, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक एक जगह है, वहां पर पहुंची, तो वहां के पुलिसों ने, है ना, गोली चला दिया भीड़ पर। अब जैसे ही भीड़ पर गोली चला दिया तो भीड़ पूरा उमड़ गई, बोले कि तूने के ना मन बसन ऐसे, हमनी के शांति से आंदोलन कर रहे हैं, तो तू लोग को आपत्ति क्या है, तू लोग गोली क्यों चलाया। तो वहां की जनता खूब भड़क गई, और भड़क के जातीय थाना में, जो चोरी चौरा, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जो चोरी चौरा जगह है ना, वहां पर जो थाना था, वहां जनता जाती है और पुलिस को आग लगा देती है। जो पुलिस कर्मी थे ना, उसमें 22 पुलिसों को आग लगा देती है, वही में आग के हवाले कर देती है और उन लोग को मुआ देती है, आग के हवाले कर देती है और उसको को सबको मुआ देती है। जनता वहां की मार डालती है, क्यों, क्योंकि गोली चला दिया था सब। तो याद रखना, पहली बात आपको याद रखना है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो वहां पर ये जब घटना घटा, जैसे ही ये बात गांधी जी को पता चलता है कि गोली चला दिया है सब, पुलिस को जला दिया है लोग, भाई गांधी जी तो बोले थे कि जो हम लोगों को ये आंदोलन करना है वो अहिंसक पूर्वक करना है ना, काची करना है, अहिंसक पूर्वक आंदोलन करना है। लेकिन वहां पर गोली चला दिया गया, बहुत सारे लोग मारे गए और पुलिस को भी लहका दिया गया, जिस वजह से महात्मा गांधी क्या करते हैं मेरे दोस्त, जिस वजह से महात्मा गांधी करते क्या है कि चौरी चौरा घटना के कारण जो हुआ था, उसके कारण 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, यानी ठीक 7 दिन बाद वापस ले लेते हैं और बोल देते हैं कि हम लोग अब असहयोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग असहयोग आंदोलन नहीं करेंगे। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई क्या, यहां तक मैंने 4-5 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बिहार बोर्ड पूछेगा असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, गांधी जी, शुरुआत किसने किया था, गांधी जी ने। फिर दूसरी बात, असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चोरी चौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, ठीक है। फिर बोलेगा असहयोग आंदोलन को वापस किसने लिया, महात्मा गांधी ने। कब लिया, 7 दिन बाद, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया। अब जैसे ही महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं, पहले बता सबको क्लियर है, जल्दी बता मेरे भाई, सबको क्लियर, जितना मैंने बातें बताया आपको, क्या आप सभी को क्लियर है। सर आप जैसे टीचर नहीं देखा, क्या बात है भाई, सर कोई लाइक भी नहीं, अरे कोई नहीं भाई, सब कर लेगा लोग, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़ाने आते हैं, लाइक वगैरह वगैरह करना वो आपकी जिम्मेदारी है, आप करिए और शेयर करिए, लेकिन हाँ
यार इससे थोड़ा ना दिल दिल गदगद हो जाता है शेयर करते हैं तो। जी सर क्लियर है। बोलो मजा आ रहा है, मजा मजा आवत है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे ही महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं, तो जितने भी कांग्रेस के नेता थे महात्मा गांधी से रुष्ट हो जाते हैं, महात्मा गांधी का विरोध करने लगते हैं कि आखिर असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए, क्यों वापस लिए। मान लीजिए उन लोगों का कहना था, उन लोगों का कहना था, गांधी जी को विरोध करने लगते हैं बहुत सारे लोग, बोलते कि मान लो प्रॉब्लम हुआ है कश्मीर में और सजा तुम दे रहे हो एथी को, नीचे वाला इलाका को, मान लीजिए राजस्थान को, ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम हुआ है श्रीलंका में, सॉरी श्रीलंका बोल रहे हैं, श्रीनगर में, और आप सजा इन लोगों को दे रहे हो राजस्थान वालों को, ये कौन सा न्याय है। तो मतलब कहना इस माध्यम से वो चाह रहे थे लोग, कांग्रेस के नेता है, कि प्रॉब्लम हुआ चौरी चौरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, और आप पूरा पूरा जो भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था आप उसको मना करा दिए, उसको वापस ले लिए। क्यों ले लिए, गांधी जी को बहुत सारे लोगों आलोचना करने लगे। उनमें आलोचना करने में कौन कौन थे, आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये सब लोग आलोचना करने लगे किनका, गांधी जी का, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको इस आंदोलन को भी और आगे ले जाना चाहिए था। कितना अच्छा आंदोलन चल रहा था, बहुत सारी जनसंख्या भाग ले ली थी और इसका प्रभाव भी अच्छा आ रहा था, लेकिन आपने बंद कर दिया। भाई महात्मा गांधी की खूब आलोचना हुआ। अब इस आलोचना के साथ साथ हुआ क्या, कि हुआ ये कि आलोचना हो रहा था, ऐसे में जो कांग्रेस के नेता थे ना, यानी जो कांग्रेस पार्टी थी वो टूट टूट गई है ना, यानी कुछ लोग निकल के अलग अलग अपना सरकार बना लिए, बोलने लगे कि ना हम तुम्हारा लोग साथे ना रहम, काहे ना रहो भाई, तू लोग अपना मनमानी कर रहे लोग, तू जब मन तब कर रहे कुछ। तो भाई हुआ क्या ऐसे में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबू यानी उनके पिता मोतीलाल नेहरू, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का क्या नाम है, आंसर है मोतीलाल नेहरू। और सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास। वो लोग कांग्रेस से, मतलब जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ 1922 ईस्वी में चोरी चोरी हत्याकांड के बाद, है ना, तो हुआ क्या कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने एक दूसरे के साथ मिल करके एक पार्टी की स्थापना किया, एक दल का स्थापना किया था जिसका नाम था स्वराज दल। और इस स्वराज दल का स्थापना कब हुआ, 1923 ईस्वी में। कब हुआ, 1923 ईस्वी में हुआ, 1923 ईस्वी में। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के 1923 ईस्वी में एक नया दल बनाया, संगठन बनाए लोग, जिसका नाम रखा उन्होंने स्वराज दल। ठीक है, क्योंकि वो लोग रुष्ट हो गए थे इसीलिए वहां से निकल गए। तो अगर बिहार बोर्ड में सवाल पूछा कि बताइए कि किस घटना के बाद स्वराज दल की स्थापना हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड, स्वराज दल का स्थापना किसने किया, तो आपको क्या याद रखना है सर, स्वराज दल का स्थापना मोतीलाल नेहरू और सर आंसर चित्तरंजन दास ने किया था। कब किया था, 1923 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1923 ईस्वी में किया था। फिर बोलेगा कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, क्लियर। अब आगे की क्या कहानी है सर, अब आगे की कहानी ये है कि भाई गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजवा सब बोला कि तोहरे चलते ही सब भइल बा। वहां कांग्रेस टूट तो रही है, साथ ही साथ हुआ क्या कि गांधी जी को अंग्रेजवा सब क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजवा सब क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और सजा सुना दिया कि तोहरे चलते भइल बा, बुढ़ाऊ तोहरे चलते भइल बा, तू सब जनता के साथ लेके चलता है ना, तू बड़ी फुटफुटा रहा है। तो गांधी जी को क्या कर लिया, लोग गिरफ्तार कर लिया और उनको ना 6 साल तक सजा सुना दिया कि आपको 6 साल तक जेल में रहना है। और गांधी जी थे तेज उतने तेज दिमाग के थे, जैसे ही उन अंग्रेज सब जैसे ही बंद किया ना गांधी जी को, ई हो गए, ई करने लगे आंदोलन आंदोलन नहीं करने लगे, मतलब जेल में भूखे रहने लगे, जेल में भूखे रहने लगे। अब जेल में भूखे रहने लगे माने आसन पर बैठ गए, बोले कि हम ना खाएं जा। और गांधी जी भूखे रह जाते थे बहुत दिन तक भूखे रह जाते थे और ये करने लगे, है ना, वहां पर भूखे रहने लगे। अब जैसे ही भूखे रहने लगे और भाई बीमार ही हो गए, उनको सीधी सी बात है, भूखे रहोगे बहुत दिन तक बीमारी होगा। अब बीमार पड़ गए बेचारे गांधी जी। अब जैसे ही गांधी जी बीमार पड़े
अब अंग्रेजवा सब डरा गया, बोला कि भाई डॉक्टर से चेक करा के पड़ी। तो डॉक्टर आया, चेक किया, तो बोला कि भाई भाई इसको जल्दी छोड़ो, माने गांधी जी को जल्दी छोड़ दीजिए, कि गांधी जी को अगर कुछ हुआ तो टपका देगा, सब पूरा भारत हाहाकार कर देगा, है ना। भाई अंग्रेज भी जान गया था लोग कि भाई बात तो सही है, इनकरा साथे पूरा कोई बा, अगर हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत होगा। तो गांधी जी को बीमारी के कारण, है ना, 1924 ईस्वी में जेल से रिहा कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया, है ना, और छोड़ दिया गया कि भैया इनकरा के जल्दी छोड़ाना था, जिए ना दिया सनमनी के तो उनको छोड़ दिया गया था बहुत पहले ही, यानी 6 साल का सजा था, लेकिन 2 साल में ही छोड़ दिया गया गांधी जी को। क्लियर है। तो जब ये सब घटना घट गया, महात्मा गांधी जब वापस छूट के जेल से आ गए, तो उस समय कांग्रेस टूट चुका था, अलग अलग भागों में बट चुका था, है ना। और एक बार बहुत पहले भी विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल में, मैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी आप सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ दोस्त कि जब महात्मा गांधी जेल चले गए, जेल से जब वापस आए, तो उस समय जो कांग्रेस था टूट चुका था, है ना, क्योंकि स्वराज दल का स्थापना कुछ लोग कर लिए थे अलग चल करके, है ना। तो महात्मा गांधी एक डिसीजन लेते हैं, और महात्मा गांधी बोलते हैं 1924 ईस्वी में जब जेल से बाहर आते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वापस से अधिवेशन हो रहा था। याद करिए, बार बार अधिवेशन हो रहा था, नागपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, तो हुआ था कि नहीं हुआ था। ऐसे ही एक बार बेलगांव में अधिवेशन हो रहा था, किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव में अधिवेशन हो रहा था, और इसका अध्यक्षता किसने कर लिया, महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी स्वयं कहें कि अब मैं इसकी अध्यक्षता करूंगा, यानी मैं इस पार्टी का अध्यक्ष बनूंगा। तो महात्मा गांधी, याद रखना, एक बार पहली बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे, 1924 ईस्वी में। किस अधिवेशन के अंतर्गत, बेलगांव अधिवेशन के अंतर्गत बने थे, कौन, महात्मा गांधी। ये बात याद रखना। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं दोस्त कि जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था ना, जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसको चलाने के कुछ रूल रेगुलेशन होंगे। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसको चलाने के कुछ रूल्स हुए होंगे, कुछ रूल्स महात्मा गांधी बनाए होंगे, आया ना, बोलो। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि आखिर महात्मा गांधी, है ना, अब आखिर महात्मा गांधी, अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिर हम बता देंगे। महात्मा गांधी आखिर क्या क्या रूल बनाए थे असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो महात्मा गांधी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, दो गो तरीका से बोल रहे थे कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे, एक नकारात्मक तरीका और एक सकारात्मक तरीका। फिर से सुनिए, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को दो तरीकों से चला रहे थे, एक नकारात्मक तरीका को मानते हुए और एक सकारात्मक तरीका को मानते हुए। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नकारात्मक तरीका में वो क्या क्या कर रहे थे या मान रहे थे। नकारात्मक तरीका में उनका ये स्टेटमेंट था कि सहायता नहीं करना है, किसको, अंग्रेजों का सहायता नहीं करना है किसी भी काम में, क्योंकि सीधी सी बात था भाई, अंग्रेज इंग्लैंड से बहुत ज्यादा नहीं आए थे, वो बहुत कम ही लोग आए थे, लेकिन भारतीय लोग उन अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, जिस वजह से भारत पर वो गुलाम बनाकर मतलब रख रखे थे, कौन, अंग्रेज, क्योंकि सहायता कर रहे थे। भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा था, भारत अगर सहयोग नहीं करता तो अंग्रेज ऐसा ही घुलट जाता। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में बोले थे कि सहयोग नहीं करना है, इसीलिए तो असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था क्या हो, तो असहयोग आंदोलन में उन्होंने क्या बोला, सहयोग नहीं करना है। साथ ही साथ विद्यार्थी लोग स्कूल कॉलेज जाना बंद करेगा। महात्मा गांधी यहाँ तक भी बोल दिए कि अंग्रेज के बनाया हुआ स्कूल में, या अंग्रेज जिस स्कूल में अंग्रेज टीचर पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी टीचर, उस स्कूल में नहीं जाना है, आप स्कूल को विरोध करना है, स्कूल को क्या करना है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना में विरोध, यानी नहीं जाना है। अब उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर इनका क्या किए थे, विरोध भी किए थे, लेकिन बाद में गांधी जी वजह बताया कि मैंने ऐसा क्यों कहा, वजह भी बताया, वो बाद की बात में बताऊंगा, अभी सुनिए आप। तो महात्मा गांधी का नकारात्मक तरीका ये था कि विद्यार्थियों को मना कर दिया स्कूल और कॉलेज आने से, समझ गए। फिर उसके बाद लोगों द्वारा अपनी नौकरी त्याग देने के लिए बोल दिए, यानी महात्मा गांधी ये बोल दिए कि जो जो व्यक्ति अंग्रेज के पास काम कर रहा है, जो जो व्यक्ति अंग्रेज के पास काम कर रहा है, अंग्रेज के यहाँ काम कर रहा है, वो लोग काम मत करो, नौकरी त्याग दो, है ना।
यानी जितना भी त्याग करने वाला बात है ना, सब नकारात्मक तरीका है। जितना भी अपनाने वाला बात होगा सब सकारात्मक तरीका होगा। चौथा बोले अपना उपाधि को त्याग करना, यानी जो जो इनको उपाधि मिला था ना वो त्याग कर दिए, केसर हिंद वगैरह वगैरह ये सब उपाधि को त्याग। फिर इनका अगला जो इसको चलाने का जो रूल था वो ये था कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर दो, यानी जो अंग्रेज बना के लेके आते हैं अपने फैक्ट्री से सामान, उसको अपनाओ मत, उसको बोल दो कि हम नहीं पहनेंगे, है ना, उसको हम नहीं पहनेंगे, हम नहीं रखेंगे, उसको हटा दो, उसको दूर भगा दो। तो महात्मा गांधी क्या करने लगे, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने लगे। बोले कि हमको नहीं चाहिए आपकी वस्तुएं, हमको नहीं चाहिए आपकी वस्तुएं। विदेशी वस्तु का क्या करने लगे दोस्त, बहिष्कार करने लगे। साथ ही साथ जितना भी शराब दुकान था उस पर धारणा देने के लिए बोल दिए, यानी जितना भी शराब कहीं कहीं बिक रहा था महात्मा गांधी बोले कि इस पर धारणा दो। तो ये था महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन को चलाने के नकारात्मक तरीका। अब उनका सकारात्मक तरीका भी था जो कि बहुत ही अच्छा था। उनका ये कहना था कि स्वदेशी अपनाओ, यानी कि जो अंग्रेज लोग अपने यहाँ से बना के लेके आते हैं कपड़ा या अन्य भी चीजें, आप उसको मत ऐसी करो, ग्रहण करो, ये खरीदो। आप बस सिर्फ क्या करो, अपनी वस्तुओं को अपनाओ, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, ऐसा महात्मा गांधी का कहना होता था। अब इसके लिए महात्मा गांधी बोल दिए ना कि चरखा चलाओ लोग, या चरखा को अपनाओ। इसलिए देखे होंगे महात्मा गांधी चरखा चलाते हुए दिखाई देते हैं। उसी लिए यहाँ पर जब नारा दिए थे ना असहयोग आंदोलन के दौरान, तभी जाकर के स्वदेशी अपनाओ बोले थे ना, उसी समय से वो चरखा चलाना शुरू कर दिए थे और वो कपड़ा वगैरह वगैरह बनाते थे लोग। लेकिन दोस्त पता है प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे लोग को कपड़ा मतलब बनाने में बड़ी मुश्किलें होती थी क्योंकि हाथ से बनाना है। और अंग्रेज सब क्या करता था, लोग अंग्रेज सब क्या करता था, फैक्ट्री से बना करके कपड़ा लाता था। वहां पर कपड़ा मिनटों घंटों में लाखों बन जाते होंगे, लेकिन हाथे से बनाने में बड़ी मेहनत लगता था, जिसके कारण कपड़ा बड़ी महंगा होता था। तो लोग आकर गांधी जी को बोले कि आपने हमको कैसा मतलब बताया है, कौन सा तरीका बताया है कि स्वदेशी अपनाओ, चरखा चलाओ, इसमें बड़ी तो महंगा पड़ रहा है, हम लोग कैसे घर बार चलाएंगे, इतना दिन काम करेंगे इसी में। तो महात्मा गांधी बोले मूर्खो, एक दो को कपड़ा पर जिंदगी काटा जा सकता है। तो लोगों ने बोला कैसे, गांधी जी क्या कर दिए, उसी समय से एगो धोती पहन लिया ऐसे ऐसे, ऐसे अंगूठी ऐसे मार लिए इससे, वही घड़ी से गांधी जी जिंदाबाद, माने ऐसा ही हमेशा रहते ना, गंजी पहन रहे थे, सिर्फ एगो धोती पहन लिए और ओकरे कैसे ऐसे करके फरिया दिए। और तब से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कपड़ा लगभग नहीं पहना, नंगे हमेशा रहे। मतलब नंगे का मतलब ये है कि उनको केवल सिर्फ धोती पहने और ऐसे कर दिए। तो लोगों ने इनसे सीखा कि अच्छा ऐसा बात है, तो लोगों ने इनके बात भी माना। अब जो अमीर था वो तो बेचारा खरीद ही रहा था। फिर इनका तीसरा जो है ना अपना शिक्षण संस्थान, जब यहाँ पर बात बोले थे ना नकारात्मक तरीका में विद्यार्थी लोग स्कूल कॉलेज जाना बंद करो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर इनका विरोध किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर इनका क्या किए थे, विरोध किए थे। तो महात्मा गांधी बोले कि नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्कूल ही मत जाओ, आप लोग क्या करो ना, मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए, अपना शिक्षण संस्थान खोलना चाहिए, अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए और भारतीय लोगों को भारतीय स्कूलों में शिक्षा देना चाहिए। इसके लिए 4 गो स्कूल खोला गया, नाम याद रखना, बड़ा ही पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। एक काशी विश्वविद्यालय, आपको याद होगा, जो अभी हिंदू काशी विश्वविद्यालय जो है ना, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, वो आपका कहाँ पे, बनारस में, वहां उसका स्थापना किया गया था। याद रखना, काशी विश्वविद्यालय का स्थापना जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तभी हुआ था, समझ रहे हो जी सर। फिर दूसरा का स्कूल बनाया गया जामिया इस्लामिया, है ना, जामिया मालिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। दूसरा का स्कूल का क्या नाम था, जामिया मालिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। फिर तीसरा का स्कूल खोला गया बिहार में, बिहार विश्वविद्यालय, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले गए। फिर एक खोला गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो ये 4 स्कूल खोले गए और भारत के लोगों को सजेस्ट किया गया कि अब आपको इसी में पढ़ने जाना है, भाई अंग्रेजवा सबके स्कूल में नहीं जाना है। तो ये था उनका चलाने का तरीका असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन को उन्होंने यही रूल पर बोला था कि काम करना है। भले बाद में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लिए, लेकिन उनके पीछे का जो चलाने का रूल था, जो महात्मा गांधी लोगों को बताया थे, वो ये था। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई, फंस गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
कुछ कुछ आपको डायरेक्ट चीजें याद रखना है, कुछ कुछ पॉइंट वाइज डायरेक्ट चीजें आपको याद रखना है। मनीष सही है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बोल रहा था दोस्त, एक दो आपको डायरेक्ट याद रखना है। एका आंदोलन, देखिए जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, ऐसा नहीं है कि केवल उस समय असहयोग आंदोलन ही चल रहा था, बल्कि और भी बहुत सारे आंदोलन भारत में उस समय चल रहे थे। और भी बहुत सारे आंदोलन भारत में चल रहे थे। भारत में उस समय और भी आंदोलन चल रहे थे। कौन कौन सा सर? तो एक का नाम था एका आंदोलन, जो यूपी में चल रहा था। यूपी के कहा? अवध में। याद रखिएगा, बिहार बोर्ड पूछेगा कि एका आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो यूपी में हुआ था। कब हुआ था सर? तो आंसर है ये, आपसे बिहार बोर्ड डेट नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ याद रखना जब ये असहयोग आंदोलन हो रहा था उसी समय ये भी आंदोलन हो रहा था। तो असहयोग आंदोलन ज्यादा फेमस हो गया, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किया गया है। तो याद रखना एका आंदोलन यूपी में शुरू हुआ था, अवध में, यूपी के अवध से। ठीक है, इसके बाद एक और आपको याद रखना है, रंपा आंदोलन जो चल रहा था ना, असहयोग आंदोलन, उसी समय ये भी शुरुआत हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में ये कहाँ शुरुआत हुआ था दोस्त? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये शुरुआत हुआ था। अब एक और बात बताते हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा सुनिएगा। 20वीं शताब्दी यानी 1920, यानी जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी समय आंध्र प्रदेश में एक नेता थे, समझिएगा। 20वीं शताब्दी यानी 1920 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, है ना। आंध्र प्रदेश के एक नेता थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। ये क्या कर रहे थे ना, असहयोग आंदोलन से बड़ी प्रभावित थे। यानी इनका भी यही कहना था कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, इनका भी यही कहना था। और ये महात्मा गांधी से बड़ा प्रभावित थे। कौन? ये अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू बड़ा ही प्रभावित थे। किनसे? आंसर है सर, अल्लूरी सीताराम राजू जो थे ना, प्रभावित थे महात्मा गांधी से। लेकिन महात्मा गांधी और अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, उनमें फर्क ये था कि महात्मा गांधी जो भी लड़ाइयाँ लड़ते थे दोस्त, वो अहिंसक पूर्वक लड़ते थे। मतलब जो युद्ध करते थे ना, वो हिंसा करके नहीं करते थे, नॉर्मल बोलते थे कि हमको नॉर्मल लड़ाई करना है, अहिंसक पूर्वक। लेकिन ये जो थे अल्लूरी सीताराम राजू, ये जो थे ना, ये हिंसा तरीका से युद्ध लड़ते थे। यानी ये असहयोग आंदोलन के सपोर्टर थे, लेकिन हिंसक तरीके से थे और गुरीला तरीका से। गुरीला तरीका बताया था ना हम आपको। गुरीला तरीका का मतलब होता है कि आप बिना किसी को दिखाई दिए मार करना। जैसे मान लीजिए ये अंग्रेजवा है सब, ये हम हैं। अंग्रेजवा को मैंने देखा अकेला में, खूब लतियाया, इसे भाग गए। कौन देखा? आंख ऊपर ट्यूटी बांध के खूब लतिया भाग गए। या फिर जब सोया है ये सब, जाकर मार उड़ के आ गए, है ना, मार उड़ के आ गए। तो ये बड़ा मतलब क्या करने लगे, बड़ी बैंड बजा रहे थे अंग्रेजों सबका। ये आंध्र प्रदेश में बड़ी बैंड बजा रखे थे अंग्रेजों सबका। अब ऐसे में क्या हुआ, ये अंग्रेजवा सबके पकड़ में आ गए। कब? 1924 ईस्वी में अंग्रेज सबके पकड़ में आ गए। कौन? अल्लूरी सीताराम राजू 1924 ईस्वी में पकड़ में आ गए अंग्रेज के। अब पकड़ा गए तो बेचारा को गिरफ्तार कर लिया, सब गिरफ्तार करके फांसी दे दिया इनको। बेचारे टपक गए, बेचारे मर गए, समझ गए। और जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, उसी समय एक और आंदोलन चल रहा था, टाना भगत आंदोलन। याद रखिएगा, टाना भगत आंदोलन। इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था सर? तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में। झारखंड में जाइएगा ना तो छोटा नागपुर का एक पठार है, जहाँ पर बहुत सारा कोयला वगैरह वगैरह का भंडार है। मैंने पढ़ाया है भूगोल में। यस और नो? यस। तो टाना भगत आंदोलन दोस्त झारखंड के छोटा नागपुर पठार से शुरुआत हुआ था। और ये भी कब शुरुआत हुआ था? जब आपका चल रहा था असहयोग आंदोलन। तब सारे लोग महात्मा गांधी से प्रभावित थे। तो ये भी जो थे ना, अहिंसा पर आधारित थे। यानी ये माने ये जो थे ना नेता, इसके नेता का नाम था जतरा भगत। तो बिहार बोर्ड में पूछा है सवाल कि टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो याद रखना, जतरा भगत। टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? जतरा भगत ने किया था। ठीक है, और ये भी अहिंसा पर आधारित था। ये भी दोस्त अहिंसा पर आधारित था। और ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से शुरुआत हुआ था, समझ गए। तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो केवल असहयोग आंदोलन ही नहीं चल रहा था, अन्य कई एक आंदोलन भी
उसी दौरान चल रहे थे, जैसे कि एक आंदोलन, रंपा आंदोलन उससे पहले भी शुरू हो चुका था। फिर 20वीं शताब्दी में चालू किए थे अल्लूरी सीताराम राजू, है ना। फिर एक टाना भगत आंदोलन जो कि जतरा भगत ने शुरू किया था, समझ गए। तो ये कुछ कुछ आंदोलन है जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। क्या आप याद रखिएगा, जल्दी बताइए। देखिए एक दो सवाल आपको डायरेक्ट याद रखने हैं दोस्त, कुछ कुछ सवाल आपको डायरेक्ट मैं याद करवाऊंगा क्योंकि वो जरूरी है। याद रखिएगा, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ है। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा, साबरमती आश्रम का स्थापना, साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किया था? तो आंसर सर, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। कब? 1916 ईस्वी में। और ये हम पहले ही बता चुके हैं लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। बस एक जगह लिख दिए हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि साबरमती आश्रम और लखनऊ अधिवेशन दोनों एक साथ हुआ था। ठीक है, तो याद रखना साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कब? 1916 ईस्वी में। ठीक है, अब हाँ तो मैं याद करो, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि जो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, दो दलों में टूट चुका था, दो भागों में टूट चुका था, है ना। सर मेरा नाम ले लीजिए, सुजीत मेडिकल स्टूडेंट। हाँ दोस्त, मैं आपका नाम जरूर लूंगा और आप मेहनत करिए। यहाँ पर भी आपको लाके खड़ा करूंगा एक दिन, है ना। अच्छा एक बार ईमानदारी से बताओ, दिल से बताना कि आपको जो पढ़ाते हैं, दिल से बताना कि आपको क्लियर हो जाता है, लगता है कि हाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एक बार दिल से जो है ना, एक बार बताना जल्दी। 1907 ईस्वी में जब, याद करो, बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसके कुछ समय बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टूट चुका था अलग अलग भागों में, दो अलग अलग भागों में टूट गया था। एक टूटा था गरम दल और एक नरम दल। गरम दल का मतलब होता है कि अंग्रेज से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि माई बाप हमरा हाई कर दी, हमने के जरूरी बा, बहुत ज्यादा कष्ट में मानी जा, तरी समझी जा, ये सब कुछ नहीं था। अंग्रेज है ना, बोला तू ना कर भाई, तू मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा, बुलाता था सब अंग्रेजों सब। कौन? और इसके नेता कौन थे? लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। एक का नाम था लाला लाजपत राय, लाल से, अब बाल से नाम था बाल गंगाधर तिलक, और पाल से नाम था बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ये लोग गरम दल के थे। बोलते हैं ना हमारा ही काम बना कर बड़ी मार मारते थे लोग भाई, अब हम क्या ही बताए, है ना। ये सब नहीं पत्र नहीं लिखते थे, सविनय आंदोलन है, मतलब सविनय अवज्ञा, ऐसे सॉरी सविनय अवज्ञा बार बार आ जा रहा है भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सविनय निवेदन है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। मार उड़ के खूब धुआं धुआं कर देते थे लोग, अब मार के बोलते थे कि तू ना कर वो। एक थे लोग नरम दल के जो आराम आराम से कहते थे हमको ये चाहिए, हमको ये अधिकार चाहिए, और लड़ते थे खाली, और ये धुआं करवा देते थे लोग। तो याद रखिएगा, दो दलों में बट गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल, आपने बहुत सुना होगा लाल बाल पाल। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से हो गया कौन है भाई? बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है मेरे दोस्त, यस। तो मैं थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता दूं, ये तनी धुआंधार व्यक्ति थे। मैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता दूं, बड़ी धुआंधार व्यक्ति थे, बैंड बजाने वाले व्यक्ति थे, और सही तो गरम दल के थे। तो पता है दोस्त, बाल गंगाधर तिलक का एक नारा है, याद रखना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसे मैं लेकर रहूंगा। बिहार बोर्ड में पूछा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो सर बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था दोस्त? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, याद रखना। और आपको इनके बारे में कुछ कुछ और ही बातें याद रखना है, और वो ये है कि गणपति उत्सव की शुरुआत किए हैं, है ना। याद करिए, मुंबई में होता है ना गणपति पप्पा मोरया वगैरह वगैरह, इसकी शुरुआत करने वाले यही थे। गणपति उत्सव का शुरुआत इन्होंने किया है। फिर साथ ही साथ शिवजी महोत्सव जो मनाया जाता है, इनका शुरुआत किया हुआ है। फिर याद रखिएगा, मराठी नामक पत्रिका, केसरी नामक पत्रिका, इन दोनों के लेखक कौन है, कौन जारी किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। बिहार बोर्ड में पूछा कि भाई बताइए, मराठी नामक पत्रिका और केसरी नामक पत्रिका का शुरुआत किसने किया है?
बाल गंगाधर तिलक ने किया है। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया है। लेकिन बाद में ये मर जाते हैं 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में मर जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा इनके कहानी के बाद, मतलब इनके मृत्यु से थोड़ा सा पहले चलूंगा। जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना दोस्त 1920 ईस्वी में, तो बहुत सारे लोग इसके नाम पर फंड लाते हैं, है ना, जिसका नाम रहता है स्वराज्य फंड। स्वराज्य फंड, स्वराज फंड यानी कि फंड माने क्या होता है, कोई फंड जारी कर दिया उसमें लोग दान करते हैं। जैसे कोरोना टाइम में फंड हम लोग फंड नहीं किए थे, मतलब बहुत लोग फंड किए थे, अक्षय कुमार है ना, और भी MS धोनी, विराट कोहली, बहुत सारे लोग फंड में पैसा दिए थे, है ना। तो ऐसे ही जब ये इनका मृत्यु हुआ था, चूंकि ये बड़ा ही बहुत ही मस्त नेता थे और अंग्रेज सबका बैंड बजा देते थे, है ना, और भारतीय लोग इनसे बड़ी खुश रहते थे कि भाई इंसान हो तो ऐसा है ना, भाई बैंड बजा देते थे, है ना। और चूंकि इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम भी किया है, गणपति उत्सव का शुरुआत, शिवजी महोत्सव का शुरुआत, मराठी नामक पत्रिका, केसरी नामक पत्रिका जारी की है। जब ये मर जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, स्वराज्य फंड के नाम पर एक फंड लाते हैं। और जब ये फंड लाते हैं तो उस फंड में दोस्त पता है 1 करोड़ रुपए जमा हो जाता है। सोचो उस समय का 1 करोड़ बहुत होता होगा नहीं, तो 1 करोड़ रुपया दोस्त जमा हो जाता है किनके नाम के फंड पर, तो बाल गंगाधर तिलक के नाम के फंड पर एक करोड़ रुपया जमा हो जाता है। तो याद करिए जब महात्मा गांधी नारा दिए थे ना कि स्वदेशी अपनाओ चरखा चलाओ, है ना, और अपना कपड़ा बनाओ, तो भाई अब मान लीजिए महात्मा गांधी अगर ये नियम लाए हैं तो भाई चरखा उरखा देना पड़ेगा उनको, क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा था नहीं कि चरखा खरीदे। तो जो इस फंड में रुपया जमा हुआ था ना, जो इस फंड में रुपया जमा हुआ था, यही रुपया को महात्मा गांधी यहाँ पर लोगों को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का बारे में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे चलाना है, तो उस समय महात्मा गांधी चरखा खरीद के देते हैं। किनके फंड का पैसा, तो इनके फंड का पैसा, किनके, बाल गंगाधर तिलक का, और पूरे भारत में चरखा बंटवा देते हैं जितना हो सके इस रुपया से खरीदने पर। आप समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए, जल्दी बताओ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं काची, तो आंसर है सर साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन क्या है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना, भारत में आया था तो क्या हो, झंडा लोगों ने खूब हाहाकार तरीके से उन लोगों का विरोध किया। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो साइमन कमीशन की स्थापना कहाँ हुआ था सर, इंग्लैंड में हुआ था। कब? 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का स्थापना हुआ था। तो यहाँ से पहला सवाल बिहार बोर्ड पूछेगा कि साइमन कमीशन का स्थापना कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। कहाँ हुआ था सर? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो होता क्या है कि साइमन कमीशन 1 साल बाद वापस आता है भारत, और भारत का एक बड़ा सा जाना माना शहर मुंबई में आता है वापस, मतलब वापस मतलब कहने का पहली बार आता है। तो दूसरा बिहार बोर्ड सवाल पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आप बताना कि सर साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया। कब आया सर? 1928 ईस्वी में आएगा, 1928 ईस्वी में आया। कौन? ये मतलब सर साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या था सर? तो साइमन कमीशन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक ऐसा संस्था था जिसमें अंग्रेज मन ही मन ये डिसाइड किए थे कि क्या हम भारतीयों को अगर हम सत्ता दे दें, मतलब पावर दे दें, तो क्या वो लोग अपने देश को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने जांच पड़ताल करने के लिए भारत आया था लोग, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, लोगों ने इसका विरोध क्यों किया, मैं वो बता रहा हूँ। इसमें ना 7 गो सदस्य थे। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 गो। तो याद रखना साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या क्या थी? 7। तो 7 गो दोस्त सदस्य थे। प्रॉब्लम ये था कि 7 गोरखा था सब। 7 कौन था? गोरखा सब। गोरखा माने अंग्रेजवा सब था। कौनों भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अब बताइए, मान लीजिए हम आपके घर का जांच पड़ताल करने जा रहे हैं, खैर घर का तो मान लो कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पूरे गांव का जांच पड़ताल करने जा रहे हैं और हम अनजान हैं। क्या है सर? अनजान है। या मान लो थोड़ा बहुत जानते हैं उस गांव के बारे में भी, तो क्या मैं अच्छा से जांच पड़ताल कर पाऊंगा कि किसके घर क्या हो रहा है, किसके घर क्या प्रॉब्लम है, किसका क्या डेवलप हो रहा है, किसका क्या घटा जा रहा है? कर पाएंगे जांच अच्छे से? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम था
यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि 7 गो सदस्य थे साइमन कमीशन में, और सातों था सब गोरका, अंग्रेजवा सब था, भुअर का गोरका सब था। अब भारतीय लोग विरोध करने लगे कि भाई तुमको जब जांच करना ही है इसमें भारत के लोगों को भी शामिल कर लो, लेकिन वो लोग नहीं किए, बदमाश था सब। तो ऐसे में साइमन कमीशन का विरोध करने लगे। कौन? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय विरोध करने लगे, और लाला लाजपत राय ने ही नारा मतलब दिया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। लोगों ने काला झंडा ला करके खूब विरोध किया अंग्रेजों साइमन कमीशन का, काला झंडा से खूब कि वापस जाओ। क्यों वापस जाओ? क्योंकि तू जांच पड़ताल करने आए हो, भारतीय लोगों को एक को शामिल नहीं किए हो, तो तू बोले कि हम जांच करने आए हैं। इसीलिए लाला लाजपत राय ने है ना नारा दिया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। और ये नारा कहाँ दे रहे थे लोग? लाहौर में, लाहौर से लोग नारा दे रहे थे, है ना। ये कौन थे? ये जो लाला लाजपत राय थे ना, जो दोस्त, वो लाहौर से नारा दे रहे थे। लाहौर जब पाकिस्तान में है, अभी पहले पाकिस्तान का राजधानी था ये लाहौर, लेकिन अब इस्लामाबाद है। तो लाहौर जो दोस्त था ना, लाहौर, यहाँ पे क्या हो रहा था सर? साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। ऐसे में होता क्या है कि एक अंग्रेज अधिकारी रहता है जिसका नाम रहता है सॉन्डर्स। एक अंग्रेज अधिकारी रहता है जिसका क्या नाम रहता है दोस्त? सॉन्डर्स नाम रहता है। ये क्या करता है कि लाठी चार्ज का आदेश देता है। लाठी चार्ज माने ना लाठी लेनी या ब्लॉक में खोस देनी ना, लाठी चार्ज माने लाठी मारने का आदेश दे दिया। बोल दिया सब कि जौन जौन साइमन कमीशन का विरोध कर रहा है तो सबको पकड़ो और मारो खनी के, आदेश दे दिया। कौन? है पगलवा सॉन्डर्स, अंग्रेज अधिकारी था, इसने आदेश दे दिया। अब हुआ क्या था कि उस भीड़ में अब लाठी जा करके लाला लाजपत राय पर लग गया, बड़ी जोर का लगा उनको लाठी, और लाठी लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और उससे पहले उन्होंने एक कथन देते हैं कि लाला लाजपत राय पर लगा, मतलब ऐसे बोल रहे थे कि हमारे पर लगा, है ना। उनका ये कथन था कि मतलब जो लाठी था ना लाला लाजपत राय पर लग गया बहुत जोर से, तो उन्होंने एक कथन दिया कि हमारी शरीर पर पड़ा एक एक लाठी अंतिम ताबूत का किल साबित होगा तुम्हारे लिए। लाला लाजपत राय ने क्या बोला कि हमारे शरीर पर पड़ा एक एक लाठी अंतिम ताबूत का किल साबित होगा तुम्हारे लिए। यानी लास्ट में तुम लोगों को ताबूत बना के ना कांटी जैसे भोंका जाता है ताबूतवा में, अंग्रेजवा सब दफनाता है ना, तो ताबूत जैसे खोसा जाता है, किल ठोका जाता है, तो उनके भोंकम जामनी के ये कहे गए। कौन? लाला लाजपत राय। और उसी भीड़ में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 1928 ईस्वी में। लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है 1928 ईस्वी में। अब ऐसे में क्या होता है, लाला लाजपत राय का एक चेला होता है, एक चेला होते हैं मैं यूं बोलूं भगत सिंह, यानी भगत सिंह के गुरु रहते हैं। कौन? लाला लाजपत राय। भगत सिंह के गुरु कौन रहते हैं? लाला लाजपत राय। अब भाई जिनका गुरु वो मार दे सब अंग्रेजवा, और तो ऐसा ही खतरनाक व्यक्ति थे, अब हम क्या ही बोले इनके बारे में। अब ये खिसिया गए, बोले कि भगत सिंह तुहनी के एक तो अध्यक्षता अपने के लिए सन सातों के सातों गोरखा सब, और ऊपर से हमारे गुरु लाला लाजपत राय को मार दिया सब जब ये विरोध कर रहे थे लाहौर से, तो वो भी खिसिया जाते हैं, बोलते तोर का ना छोड़बो, तोर का मरबो। अभी कैसे मरबो, क्या करिए लोग? तो ये लोग क्या करते हैं, फांसी चढ़ा देते हैं। किसको? सॉन्डर्स को। ये मिलके चंद्रशेखर आजाद मिलके और सुखदेव मिलके, आप लोग मूवी देखे होंगे ना, तीनों फांसी पर खुशी खुशी चढ़े थे लोग। तो ये भगत सिंह और कौन? चंद्रशेखर आजाद और वो सुखदेव सिंह, तीनों लोग मिलके मुआ देते हैं लोग, समझ गए? क्या करते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों मिल करके सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। और मैं बता दूं, आपको याद होगा अगर आप मूवी देखे होंगे, है ना, एक मूवी आता है तीनों का जिसमें फांसी चढ़ाया जाता है। उस मूवी का शायद हमें नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ गाना याद है, मेरा रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, है ना। ये आप लोग सुने होंगे गाना। तो इसी सॉन्डर्स के हत्या के कारण ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। मात्र 23 साल की उम्र में
बेचारे भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। मैं इस बात पर भी आऊंगा एक बार दोबारा। अभी कुछ कुछ इन बातों को छोड़ के हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। मैं इन बातों को छोड़ करके आगे चलता हूँ। बस अभी के लिए इतना जानिए कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों मिलकर के सॉन्डर्स की हत्या कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय को मार दिया था, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। अब होता क्या है दोस्त, होता क्या समझिएगा। आगे की कुछ कुछ कहानी है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। इनके हत्या से पहले मतलब लाला लाजपत राय थे ना, हत्या से पहले कुछ कुछ काम भी किए थे। 1920 ईस्वी में याद रखना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन का स्थापना किया था। कौन? लाला लाजपत राय जी किए थे। फिर से सुनिए, अगर बिहार बोर्ड पूछा कि लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन का स्थापना कब किया था, तो याद रखना 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में, जिसका शॉर्टकट बोल सकते हैं AITUC। और इसी को ना थोड़ा सा नाम बदल के रख दिया गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ठीक है, तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? एम एन जोशी। तो दो सवाल आपके बिहार बोर्ड से पूछा जाएगा कि बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन का स्थापना किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने। कब? 1920 ईस्वी में। उसी समय, है ना, एम एन जोशी भी एक स्थापना करते हैं ऑल इंडिया, है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का। ठीक है, इसका स्थापना करते हैं पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्त, एक चीज आपको और याद रखना है पॉइंट के तौर पे कि 1924 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद और सत्यपाल सेन मिलकर एक निर्माण करते हैं संस्था का, जिसका नाम रखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपको याद होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्ति थे जो ये बोलते थे कि भले मैं मर जाऊंगा लेकिन अंग्रेज की गोली से कभी नहीं मरूंगा। मतलब ये बोलते थे ना कि भले मैं अपनी गोली खाकर के आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं अंग्रेज की गोली खाकर मरना पसंद नहीं करूंगा। ये इनका कहना था। ये बोले कि मैं अपने से मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा या जो भी है, लेकिन अंग्रेज की गोली खाकर के नहीं मरेंगे, क्योंकि बोले हैं आजाद ही पैदा हुआ हूं और आजाद ही मरूंगा। तो 1924 ईस्वी में अगर बिहार बोर्ड पूछेगा कि बताइए किस चीज का स्थापना हुआ था, तो याद रखना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। अब याद रखना, फिर इसी तरीके से कुछ समय बाद, 4 साल बाद 1928 ईस्वी में, इनके ठीक 4 साल बाद भगत सिंह के प्रयास से इसका नाम बदल दिया गया। किसका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का तनिमुनी नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जो साइमन कमीशन का घटना घटा था ना, अब ये जो थे लोग ना, ये चंद्रशेखर आजाद, सत्यपाल सेन और भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, ये सभी के सभी लोग ना चाहते थे कि हमें अंग्रेजों से बदला लेना है। अंग्रेजों से क्या लेना है? बदला लेना है। तो एक बार की बात होती है कि एक रेलगाड़ी दोस्त, एक ट्रेन 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, एक ट्रेन 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जा रही होती है और उसमें बहुत सारा रुपया, पैसा, गोली, बंदूक भाड़ा पड़ा था और चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सब लोग ना लड़ना चाहते थे अंग्रेज सबसे, और इनके पास चूंकि गोली बंदूक था नहीं, तो इन लोगों को पता चलता है कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को एक ट्रेन जा रही है इंग्लैंड। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पता चलता है तो ये लोग ना लूट लेते हैं उस ट्रेन को, यानी प्लान बनाते हैं, अपने लोगों को मीटिंग कराते हैं कि ट्रेन को लूटना है। ट्रेन को क्या करना है? लूटना है। ट्रेन को लूटना है। तो इस और ये जो एक घटना घटती है, इसका नाम रहता है काकोरी हत्याकांड। तो बिहार बोर्ड में सवाल पूछा कि काकोरी हत्याकांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद और भी लोग मिलकर के, 4 नाम फेमस है ज्यादा, है ना, ये लोग मिल करके ट्रेन को लूट लिया। और क्योंकि इसके तहत, है ना, जो यहाँ पर हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो स्थापना किए थे चंद्रशेखर आजाद और सत्येंद्र पाल, है ना, सत्यसेन पाल बोलो, सत्याल सॉरी भाई यार, बार बार लगा जा रहे हैं, सॉरी। देखो यहाँ पर सत्याल सेन जो किए थे, वो लोग, है ना, जो स्थापना किए थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, वो इसके तहत ये लोग क्या करते हैं, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ट्रेन को लूट लेते हैं।
और इस हत्याकांड का नाम रख दिया जाता है काकोरी हत्याकांड। इसमें 4 व्यक्तियों का नाम बड़ा फेमस है, एक राजेंद्र लाहरी, एक रोशन सिंह का, एक राम प्रसाद बिस्मिल का, एक अशफाक उल्ला खान का। ये 4 लोग उस क्या बोलते हैं लूटपाट में भी थे, जिन्होंने पूरी तरह से भारत को, मैं ये बोल सकता हूँ कि अंग्रेज सब का जो गोली बंदूक बारूद था वो सब लूटने में सहायता किए थे। राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ही ना कहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है कितना दम बाजू कातिल में है, क्या हो। और एक थे अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान, ये लोग ट्रेन को उस दिन लूट लिए थे। बाद में जब अंग्रेज सबको पता चलता है कि यही लोग लूटे हैं तो इन सबको पकड़ के फांसी दे दिया जाता है, यानी बाद में इन चारों को पकड़ के फांसी दे दिया जाता है, बाद में इन चारों को पकड़ के दोस्त फांसी दे दिया जाता है। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आती है? बोलिए जल्दी। कि जो भगत सिंह थे, भगत सिंह जो थे 1929 ईस्वी में क्या करते हैं, है ना, 1929 ईस्वी में क्या करते हैं, भगत सिंह जो है 1929 ईस्वी में क्या करते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, केंद्रीय जो असेंबली होती है वहां पर जाकर बम फोड़ देते हैं। क्यों बम फोड़ देते हैं? क्योंकि भगत सिंह और भी जितने भी भारतीय लोग थे, जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों का कहना यह था कि हमें आजादी चाहिए, हमको हमारी ये मांगे पूरा करो, है ना। ऐसे कर करके बहुत सारा बातें कर रहे थे लोग। कौन? तो भगत सिंह, है ना, राजगुरु, सुखदेव, फिर बटुकेश्वर दत्त, ये सभी के सभी लोग क्या कर रहे थे, मांगे कर रहे थे, लेकिन सरकार जो था, अंग्रेज सरकार, इनके मांगों को पूरी नहीं कर रही थी। तो ये लोग क्या कर रहे थे, केंद्रीय असेंबली में जाकर बम फोड़ देते हैं, केंद्रीय असेंबली में जाके बम फोड़ देते हैं। अब जब बम फोड़ते हैं ना दोस्त, भाई साहब यार मखिया बहुत दूर थे, तो बम क्या कर देते, फोड़ देते, लेकिन वहां पर ना एक भी लोगों को मृत्यु नहीं होता है, वहां पर एक भी लोगों का मृत्यु नहीं होता है। तो बाद में जब ये पता चलता अंग्रेज सबको कि बम इसी ने फोड़ा है, मतलब भगत सिंह ने ही फोड़े हैं, तो वो लोग क्या करता है, अंग्रेज वह सब इनको गिरफ्तार कर लेता है, इनको गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके सजा सुनाने को बोलता है लोग। लेकिन जब इस फैसले का जैसे ही जांच पड़ताल चल रहा था बड़े लेवल पे, जैसे इस फैसले का बड़े लेवल पर जब जांच पड़ताल चल रहा था, तो ऐसे में क्या होता है दोस्त, ऐसे में क्या होता है कि पता चल जाता है कि ये भगत सिंह ही सॉन्डर्स का हत्या किए थे। भगत सिंह और इनके दोस्त मिलकर के सॉन्डर्स का क्या किए थे, हत्या किए थे। तो होता क्या है, होता क्या है कि होता ये है कि देखो, चूंकि इनको पकड़ा गया था किसके लिए, तो असेंबली में बम फोड़ने के लिए, असेंबली में, केंद्रीय जो असेंबली था उसमें बम फोड़ने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में जांच पड़ताल के माध्यम से ये पता चला कि सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह और इनके 2 दोस्त ने ही किया है। तो क्या करते हैं कि अंग्रेजवा सब क्या करता है, गिरफ्तार तो करता ही करता है, क्या करता है कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी का सजा दे देता है, फांसी का सजा दे देता है तीनों को, फांसी का सजा दे देता है तीनों को। तीनों मतलब समझ रहे हो ना, तीनों मतलब ये, तीनों मतलब ये समझिएगा, तीनों का मतलब मेरे भाई कहने गया, तीनों का मतलब मेरे भाई वो आपका, अबे कोई नहीं हम बताते हैं, तीनों का मतलब उधर नहीं दिख रहा है हम, अच्छा देखो यहाँ पर है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों के तीनों को फांसी दे दिया जाता है। उसमें से खास बात होता है कि भगत सिंह का मात्र उम्र, भगत सिंह का मात्र उम्र दोस्त 23 साल का ही रहता है, और ये बेचारे 23 साल की उम्र में ही देश सेवा के लिए अपना जान दे देते हैं, 23 साल की उम्र में ही अपने देश सेवा के लिए जान दे देते हैं, है ना। और हम लोग महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले भी और भी कई क्रांतिकारियों ने जान दिया है ना, कई एक क्रांतिकारियों ने जान दिया। उसमें से भगत सिंह का कहानी बड़ा ही अजूबा है दोस्त, और इनको फांसी दे दिया जाता है। बिहार बोर्ड सवाल पूछता है, बिहार बोर्ड याद रखना कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया, तो याद रखना 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब मिला, तो आंसर है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। किसके हत्याकांड में? सॉन्डर्स के हत्याकांड के लिए। किसके हत्याकांड के लिए दोस्त? सॉन्डर्स के हत्याकांड के लिए। अब इसी बीच में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, इसी बीच में क्या होता है दोस्त, इसी बीच में होता ये है कि चंद्रशेखर आजाद 1930 ईस्वी में
तो इनका भी मृत्यु हो जाता है इसी दौरान, मतलब इसी आसपास में, है ना। होता क्या है, इनका भी मृत्यु हो जाता है, ये स्वयं को गोली खा करके मार लेते हैं। क्या होता है ना कि एक बार ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे, पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में है और अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही अंग्रेज को पता चलता है तो अंग्रेज इनके पास जाता है और खूब ये अंग्रेज में और इनमें खूब लड़ाई होता है। लेकिन बाद में बेचारे जब ये मुश्किल हालात में पड़ जाते हैं तो अपने आप गोली खा जाते हैं, है ना, गोली मार लेते हैं और मर जाते हैं बेचारे ये, क्योंकि इनका कहना था कि हम जीते जी, जीते जी। भगत सिंह की हत्या में महात्मा गांधी के का हाथ था ना? नहीं, तो देखिए भगत सिंह के हत्या में महात्मा गांधी का हाथ नहीं था, एक भूल था, मैं बताऊंगा कल के क्लास में, लेकिन अभी मैं हल्का सा बता दूं। देखिए हो क्या रहा था ना कि जब प्रथम कुल में, याद करिए, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, मैं पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी शुरू किए थे, तो सबसे पहले दांडी यात्रा को सफल बनाए थे कौन? महात्मा गांधी। तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेज सब गिरफ्तार कर लिया था। उसी दौरान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, कि मैं कल पढ़ाऊंगा लेकिन अभी बता देता हूँ, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब होता क्या है कि जब बहुत सारा क्रांति होने लगता है, मतलब गांधी जी बहुत सविनय अवज्ञा आंदोलन को जोर शोर से बढ़ाने लगते हैं, तो अंग्रेज सब घबरा जाता है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन रहता है, लॉर्ड इरविन रहता है दोस्तों। लॉर्ड इरविन से अंग्रेज सब बोलता है ना, अंग्रेज का सरकार वहां से कि गांधी जी को भेजो और बताओ उनकी क्या मांगे हैं। तो महात्मा गांधी को बोला जाता है कि भाई जाइए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, लेकिन ये नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो होता क्या है कि बाद में कुछ समय बाद इन दोनों में, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी में बैठक होता है, समझौता होता है। तो बोलते हैं गांधी जी की बताओ आपकी क्या क्या मांग है। तो गांधी जी बोलते हैं ना कि जितने लोगों को गिरफ्तार किए हैं वो छोड़ दो, लेकिन गलती से इनका नाम, मतलब गलती से बेचारे ये भगत सिंह का नाम नहीं ले पाते हैं कि भगत सिंह को भी छोड़ दो, है ना, जो जो भी क्योंकि भगत सिंह क्रांतिकारी थे, लेकिन वो सॉन्डर्स के हत्याकांड के कारण गिरफ्तार हो गए थे। और महात्मा गांधी बोल दिए थे गलती से कि क्रांतिकारी जितने गिरफ्तार किए गए हैं हमारे, उनको छोड़ दो। तो बेचारे ये भूल गए थे, जिस वजह से उनको फांसी का सजा मिल गया था। अपने आप स्वयं इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में जब वो कर रहे थे अपना काम, तो 1930 ईस्वी में अंग्रेज जाते हैं लोग, खूब लड़ते हैं लोग और ये मर जाते हैं स्वयं, है ना, स्वयं मर जाते हैं गोली उली खा मर के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की क्या कहानी है सुनिए दोस्त। 1928 ईस्वी में ही 1928 ईस्वी में ही एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यार ये भी बंदा बड़ी गजब थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये भी क्या गजब के थे। और ये क्या कर रहे थे ना, बारदोली आंदोलन शुरू किए थे। बारदोली आंदोलन कहाँ शुरू किए थे? गुजरात में। और याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात के थे। तो बिहार बोर्ड एक सवाल पूछेगा कि भाई बताओ बारदोली आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बारदोली आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में। बारदोली आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सर 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। क्यों शुरू किया गया था? तो सर इसके पीछे का कारण था ना किसान का लगान। जो अंग्रेज जो लोग था वो लोग क्या कर दिया था ना, 30% कर को बढ़ा दिया, 30% कर को बढ़ा दिया। तो अब ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये खिसिया गए, मतलब इनको पता चलता है कि लगान को 30% बढ़ा दिया गया है ना, लगान को 30% बढ़ा दिया गया है। तो ये गुस्सा जाते हैं और गुस्साने के बाद क्या करते हैं दोस्त? गुस्साने के बाद ये कर देते हैं लोग, ये लोग मिलके आंदोलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आंदोलन कर देते हैं, है ना, आंदोलन कर देते हैं। कौन? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वहां की महिलाएं, वहां की महिलाएं जो हैं इनको ना किसका उपाधि दे देते हैं? सरदार का उपाधि दे देती हैं लोग, वहां की महिलाएं। याद रखना कि सरदार, पहले ये नॉर्मल वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन इनको ना बाद में बारदोली की महिलाएं क्या होती हैं, सरदार की उपाधि दे देती हैं। तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दे दिया जाता है। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। याद रखिएगा वहां पर महात्मा गांधी भी रहते हैं, ये भी यही दिलवाते हैं। तो अगर कभी ऑप्शन में बारदोली की महिलाएं नहीं है तो आप ऑप्शन में महात्मा गांधी मार सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको क्या याद रखना है मेरे दोस्त, यहाँ से भी एक बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पहले तो पूछेगा कि बताइए बारदोली आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। दूसरा पूछेगा कब चालू हुआ था?
1928 ईस्वी में हुआ था मेरे दोस्त। कब चालू हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। तीसरा पूछेगा आपसे सवाल कि बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो आप बोलना बारदोली की महिलाओं ने दिया। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप महात्मा गांधी मार दीजिएगा। क्या आप सभी को यहां तक की बातें क्लियर है? अगर क्लियर है मेरे दोस्त तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चीज जिसका था हमें इंतजार। बोलते हैं ना, जिसका था मुझे इंतजार, वो दिन आ गई आ गई। सही है। पटेल फिल्म में सब देखने को मिलता है। अच्छा देख लीजिएगा लोग पटेल फिल्म, है ना। देखिए जब गुजरात जाइएगा ना, गुजरात में जाइएगा तो इनका ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरे इंडिया में मतलब बहुत बहुत ही ऊंचा मूर्ति है। 82 मीटर तकरीबन, क्या तो 82 मीटर ऊंचा मूर्ति है इनका। समझ गए? चलिए एक जन बोल रहे यस सर क्लियर है। ग्रेट मेरे सर ग्रेट। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है सर वो ये है, अगला जो टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहले तो आज मैं हल्का सा बताऊंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। तो देखो सविनय माने क्या होता है? सविनय माने आराम से प्रेम से कहना, और अवज्ञा मतलब माने आज्ञा को नहीं मानना, आंदोलन मतलब आंदोलन। तो सविनय माने नम्रता पूर्वक, सविनय माने नम्रता पूर्वक यानी प्रेम से होता है सविनय का मतलब। तो इस आंदोलन का क्या मतलब हुआ सर? इस आंदोलन का मतलब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब हुआ कि प्रेम से अंग्रेजों से कहना कि हम आपके आज्ञा को नहीं मानेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसक व्यक्ति थे, कभी वो हिंसा नहीं करते थे, है ना। सर जी आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर बता देंगे, देख लीजिए अभी। तो मैं ये बोल रहा हूं सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, महात्मा गांधी शुरू किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है सर? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि नम्रता पूर्वक या प्रेम पूर्वक, है ना, किसी आज्ञा को बोल देना कि हम नहीं मानेंगे, ऐसे चीजों को सविनय अवज्ञा कहते हैं। तो महात्मा गांधी थे अहिंसक और ये अहिंसा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम उन्होंने रख दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि बहुत दिनों से ये कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे। जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, वापस ले लिए, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन, ये सब जो हुआ था ना, इसके बाद ये महात्मा गांधी कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे बेचारे, क्योंकि एक बार जेल में पकड़ा गए थे, याद है ना छूट गए थे। तो कुछ समय तक ये बेचारे आंदोलन नहीं किए, लेकिन बाद में बोले कि ना अब हम आंदोलन करो। कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आंदोलन करते हैं, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो याद रखना, बिहार बोर्ड सवाल पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने किया था दोस्त? महात्मा गांधी ने किया था। कब? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरुआत किए थे। कौन? महात्मा गांधी। कौन सा आंदोलन सर? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब याद रखिएगा इस आंदोलन के समय, बिहार बोर्ड में पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन। अभी मैं बता रहा था ना थोड़ा देर पहले इसके बारे में। तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था, मतलब किए थे गुजरात के साबरमती आश्रम से, है ना। मतलब सबसे पहले दांडी यात्रा किया था इन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से। अब उसके बाद क्या हुआ? आंसर सर इस आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन भारत का गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जब महात्मा गांधी दोस्त सविनय अवज्ञा आंदोलन लाए थे ना, जब महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन लाए थे तो उस समय इनकी 11 को मांग थी। जब महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू किए थे, मतलब उन्होंने सोचा था कि जब मैं आंदोलन करूंगा तो इसके पीछे उनका 11 को मांग था। जैसे आप आंदोलन क्यों करते हैं? तो सर कुछ मांगे को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही महात्मा गांधी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे उसके पीछे 11 को कारण था मांगने, 11 को कुछ काम था जो पूरा कराना था। उनमें से सबसे एक मांग थी फेवरेट, वो है नमक पर से कर हटाना। अब अंग्रेजवा सब इतना धूर्त हो गया था कि नमकों पर टैक्स ले रहा था। अब बताइए, नमक तो हम लोगों को भाई रोज यूज करना है, हमारे डेली लाइफ में नमक का यूज होता है,
है ना, हमारे डेली लाइफ में नमक का यूज होता है, और हम नमक खा रहे हैं और टैक्स देना पड़ता था। और यहाँ तक तो तू दूर की बात है, अंग्रेज सब हमारे यहाँ ही नमक बनाता था और हम ही लोग से टैक्स लेता था। अब इसी भाई महात्मा गांधी गुस्सा गए, बोले कि तू भाई हमारे यहाँ का नमक बनाता है और हम ही लोग को बेच के हम ही लोग से टैक्स ले रहा है ना, तो भाई दिक्कत वाली बात है भाई। तो इसीलिए महात्मा गांधी का जो एक मांग था वो था नमक पर से कर हटाना। इसके लिए महात्मा गांधी दांडी यात्रा शुरू करते हैं। इसके लिए महात्मा गांधी क्या शुरू करते हैं मेरे दोस्त? दांडी यात्रा शुरू करते हैं। कौन सा यात्रा? दांडी यात्रा शुरू करते हैं। कौन? गांधी जी। तो यहाँ से बिहार बोर्ड में सवाल पूछेगा कि दांडी यात्रा की शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने किया था। क्या किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कितना व्यक्तियों के द्वारा? 78 व्यक्तियों के द्वारा। कहां से? तो गुजरात के साबरमती आश्रम से पैदल चलकर। सोचिए ये ऐसा इंसान थे ना, मतलब अब क्या ही कहें, पैदल चलना शुरू कर दिए। कितना लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ। और फिर धीरे 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 दोस्त इनके पीछे बहुत सारे आदमी आ गए इनके साथ, बहुत सारे आदमी आ गए इनके साथ, ठीक है। अब इन्होंने कितना दूरी तय किया? इन्होंने कितना दूरी तय किया दांडी यात्रा करने के लिए? तो 240 मील। 240 मील आप ऐसे समझ सकते हैं, एक मील में 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर आप समझ सकते हो कि 240 मील में कई किलोमीटर, तो 240 गुना 1.6 किलोमीटर। तो सोचो महात्मा गांधी कितना चले थे उस समय पैदल। और यही नहीं चले थे, बहुत सारी जनता इनके पीछे लग गई थी। भाई मान लो हमने यहाँ से चलना शुरू किया साबरमती से, और हम फेमस है मान लो थोड़ी देर के लिए, वैसे है नहीं अभी, मान लीजिए फेमस है गांधी जी, हम नहीं, अब चल रहे हैं। भाई कोई भी देखेगा कि क्या हो रहा है, तो पता चला कि भाई नमक पर से कर हटाने के लिए दांडी यात्रा किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? महात्मा गांधी। कहाँ जाना है? तो सर दांडी यात्रा करना है, दांडी यात्रा करना है ना। तो ये क्या करते हैं? तो आंसर है सर साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं और दांडी पहुंचते हैं, है ना। कब? और ये यात्रा कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किए थे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किए थे। याद रखना दांडी यात्रा की शुरुआत, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत हुआ था, ठीक है। कहां से? साबरमती आश्रम से। और कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यानी कई दिन पैदल चले थे लोग? 24 दिन। ये भी याद रखना, कई दिन पैदल चले थे लोग? 24 दिन पैदल चलकर पहुंच गए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और वहां पहुंचकर महात्मा गांधी समुद्र के पानी से नमक बना करके, नमक कानून जो चल रहा था टैक्स लेने वाला, उसको भंग कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं दोस्त? भंग कर देते हैं। और इस प्रकार से दांडी यात्रा को सफल बनाते हैं। और जो नमक पर से टैक्स होता है वो फिर हट जाता है, वो फिर हट जाता है। क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी कह देते हैं कि भाई देखो हम लोग नमक बना लिए, हम लोग यहाँ पर अब हम लोग की जीत हो गई। और वहां से वाकई में कुछ समय बाद टैक्स हट जाता है। तो यहाँ से आपको आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आप 2-3 सवाल बिहार बोर्ड में पूछेगा आपसे। सबसे पहली बार पूछेगा कि बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। और इस आंदोलन के समय वहां के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के, तो लॉर्ड इरविन। ये उसके बाद याद रखना पहल का मांग क्या था? तो नमक पर से कर हटाना। और इसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया था? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किसने शुरू किया था? तो आंसर है सर गांधी जी शुरू किए थे। कितना व्यक्तियों के द्वारा? 78 व्यक्तियों के द्वारा। कहाँ से? गुजरात के साबरमती आश्रम से। कितना दूरी तय किए थे? 240 मील। 240 मील। कब शुरू किए थे दांडी यात्रा? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कितना दिन बाद पहुंचे थे? 24 दिन बाद पहुंचे थे। कहिया पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचे थे। और वहां पर ही भंग किए थे नमक कानून। तो बिहार बोर्ड में पूछा कि नमक कानून को कब भंग किया गया? तो याद रखना 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। क्लियर? जल्दी बता, बोलो क्लियर है? जल्दी बताइए। हाँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन को और जो जो बातें हैं वो पढ़ना है।